गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। सो आज का पहला टॉपिक है आईएनएस तबार। तो इंडिया की एक नेवल शिप है आईएनएस तबार। तो ये अभी जो है उसने इटालियन नेवी के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। और पोर्ट ऑफ नेपल्स जो कि इटली में है, वहाँ पर ये मेडिटेरेनियन सी में जो है, वहाँ पर ये इन्होंने एक्सरसाइज एक इटली और इंडिया ने पार्टिसिपेट किया उसमें। तो इस एक्सरसाइज में क्या क्या किया गया, जैसे एयर डिफेंस प्रोसीजर्स के ऊपर जो है वो म्यूचुअली जो है एक्सरसाइज की गई है। फिर इसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है, क्रॉस डेक हेलो ऑपरेशंस। अब ये क्या होते हैं? एक शिप से दूसरे शिप में सप्लाईज कैसे हम शिफ्ट करते हैं, लोगों को कैसे हम शिफ्ट कर सकते हैं, फ्यूलिंग भी कर सकते हैं हम कैसे। तो ठीक है, तो एक शिप से दूसरे शिप में, जैसे हम आपने देखा होगा ना, प्लेन में भी करते हैं कि एक उड़ते हुए प्लेन में से दूसरे उड़ते हुए प्लेन में जो है वो फ्यूल ट्रांसफ़र किया जाता है, या जो आपने देखा होगा। तो वही ये समझ लो, ये जो है नेवी के कंटेक्स्ट में ये क्रॉस डेक हेलो ऑपरेशंस कहते हैं उसको, ठीक है। और डे और नाइट दोनों में कैसे किए जा सकते हैं, दोनों जो है ये इस एक्सरसाइज में किए गए हैं। अब ये आईएनएस ताबार जो है, ये इसके बारे में क्या यूनिक है, ये एक तलवार क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट है। फ्रिगेट क्या होता है? एक वॉरशिप जो कि तलवार क्लास है हमारी, जो ये आईएनएस तबार है। तलवार क्लास कौन सी होती हैं? जो जस्ट जनरली हमने जो है रशिया के मदद से बनाई है, ठीक है। तो रशिया की जो एक क्रिवाक 2 या 3, आई थिंक, आई डोंट नो रिमेंबर एग्जैक्ट, बट आई थिंक रशिया की जो क्रिवाक क्लास जो है फ्रिगेट है, उसी का ही ये वर्जन है। तलवार क्लास जो फ्रिगेट जो इंडिया ने बनाया है उनके साथ मिलके, ठीक है। तो इसके अंदर जो है सुपरसोनिक ब्रह्मोस एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स भी लगे हुए हैं, जो हमने रशिया के साथ बनाए हैं ऑफ कोर्स। और बराक वन मिसाइल्स किसके साथ बनाए हुए हैं? किसने बनाए हैं? इसराइल के साथ मिलके, ठीक है। अब ये जो आईएनएस तबार है, ये हमारी इंडियन नेवी की वेस्टर्न फ्लीट में ये जो है इसको लगाया हुआ है। ये उसका पार्ट है, ठीक है। तो वेस्टर्न फ्लीट हमारी जो है वो मुंबई बेस्ड होती है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। और इस पूरे हम टॉपिक को कवर ही क्यों कर रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? अभी आपको पता है ना कि टर्की के साथ हमारे रिलेशंस थोड़े से डिटेरियोरेटेड हैं, मतलब इतने अच्छे नहीं हैं। तो टर्की जो है वो साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करनी उसने शुरू कर दी है, ठीक है। तो हम जो है उसको टिट फॉर टैट में जवाब दे रहे हैं। एक तरह से हम उनको दिखा रहे हैं कि अगर तुम हमारे इसमें पार्टिसिपेट करोगे, हमारे साउथ एशिया में अगर तुम अपना रोल बढ़ाने की कोशिश करोगे, तो ऐसा हम भी कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा ग्रीस के साथ, फिर साइप्रस के साथ, अब ये इटली के साथ, जो मेडिटेरेनियन सी की जो एरिया है, वहाँ पर इंडियन नेवी जो है वहाँ पर पार्टिसिपेट करने जा रही है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने जा रही है। ग्रीस के साथ जो है वो हमने रिसेंटली विजिट किया है हमारे ईएएम ने। फिर जो है साइप्रस के साथ हमारी एंगेजमेंट होगी। तो हम ये सारा जो है इसका मैसेज जो है वो टर्की को देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी तुम्हारे एरिया में जो है वो अपनी प्रेजेंस को बढ़ा देंगे, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। आईएनएस ताबार. So Indian naval ship Tabar has participated in a military exercise with Italian Navy, and it entered the port of Naples and during its deployment to the Mediterranean Sea. Okay, so this exercise was meant to enhance interoperability and consolidate combined operations against the maritime threats that are common to both Indian and Italian Navy. Okay, so there is a terminology used here. It's a parlance used in naval it's a parlance used in basically naval terminology. It's called cross deck hello operations. So what is this cross deck hello operations? It means that you transfer supplies or even fuel from one ship to another. Okay, so just imagine that an Indian naval ship is going and an Italian naval ship is going. So how they can transfer supplies from one ship to another during the day and night both, that operation is called cross deck hello operations. Okay, so this INS Tabar is a Talwar class frigate. So Talwar class frigates are those which we have built with the help of Russia, and they are armed with supersonic BrahMos anti-ship cruise missiles. They are also equipped with Barak 1 missiles. Barak 1 missiles we have made with Israel. So Israel's uh, Aero Defense Limited and Rafael Advanced Systems, they have made this Barak 1 missiles, and we have deployed almost 14 such missiles to our warships.
Okay, so this INS Tabar is a part of Indian Navy's Western Fleet, which is based at Mumbai basically. So, why we are discussing this topic? Why is it important? What is the strategic importance of this military exercise which we have conducted with Italian Navy? So, as we all know, we have also read about this particular thing yesterday in our editorial section when we discussed C. Rajamohan editorial about um Turkey's role in South Asia. So Turkey is increasing its presence in South Asian region. So India is responding to Turkey via these exercises and such engagements with the Mediterranean countries. That if it is conveying a message to Turkey that if you will start interfering in South Asian affairs, we will reciprocate the same by engaging with Mediterranean countries. So we have engaged with Cyprus, which is an arch enemy of Turkey. We have also engaged with Greece. We have also engaged. We have also started engaging with Italy. So all these engagements are meant to signal Turkey that we can also play the same game which you are playing with us in South Asia. Okay. सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ भालिया वीट. तो इंडिया ने जो है सबसे पहली शिपमेंट जो जीआई सर्टिफाइड भालिया वीट जो है उसकी जो है वो केन्या और श्रीलंका में भेज दी है. तो ये भालिया वीट जो है वो जीआई सर्टिफाइड है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इसमें सिग्निफिकेंट है? एक तो इसका हाई प्रोटीन कंटेंट है और ये स्वीट होता है टेस्ट में. ठीक है. अब ये भाल रीजन कौन सा है गुजरात में, जिसमें अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा, भावनगर, सुरेंद्र नगर, भरूच जैसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आते हैं. तो इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इस वीट को जो है वो उगाया सिर्फ रेन फेड कंडीशन में जाता है. मतलब इसकी हम स्पेशल इरिगेशन नहीं करते, कोई इरिगेशन नहीं की जाती इसकी. जितनी बारिश आएगी उतनी सही बस इसकी इरिगेशन अपने आप होती है. ठीक है. ऑलमोस्ट मतलब नेचुरल इरिगेशन ही होती है इसकी. तो इसको जीआई सर्टिफिकेशन जुलाई 2011 में मिल चुकी है और इसको भी हमने जो है इसकी फर्स्ट शिपमेंट हमने भेजी है. ठीक है. इस साल की फर्स्ट शिपमेंट ऑफ कोर्स. अब ये जीआई टैग जो है ये तो आपको पता ही, हमने कई बार डिस्कस किया, पिछले एक महीने में भी हमने कितनी बार डिस्कस कर लिया इसको कि ये कोई एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन में अगर कोई प्रोडक्ट जो है जिसकी बहुत रेपुटेशन उस पर्टिकुलर जोग्राफिक लोकेशन की वजह से है तो उसको हम ये जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे देते हैं उस प्रोडक्ट को. जैसे मैंने आपको कहा था कि शाही लीची है जो, ठीक है, तो वो उसको एक हमने दे दिया कि वो मुजफ्फरपुर जो है वहाँ पर, जो बिहार में वहाँ पर वो है, वो उसको जीआई टैग मिला कि वो वहाँ पर ही फेमस है वहाँ की. ठीक है. अब जो आईपीआर हैं, जो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स जो है उसका जो आईपीआर होता है वो पेरिस कन्वेंशन है जो प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का, उसके अंदर उसको कवर किया गया है. WTO में जो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर ही वो गवर्न किए जाते हैं. अब जिसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल जाता है जिस प्रोडक्ट को, उसको एक लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है कि उसकी हम डुप्लीकेशन नहीं कर सकते. ठीक है. तो ऐसा नहीं हो सकता कि शाही लीची मैं कहूँ कि मैं दिल्ली में बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं उसको कहूँ कि ये शाही लीची है जो मुजफ्फरपुर की असल में उसका, क्योंकि उसको वहाँ का टैग मिला हुआ है, तो मैं दिल्ली की कह के शाही लीची नहीं बेच सकता. तो सबसे पहला प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला था वो था दार्जिलिंग टी. ठीक है. सो now let us see this topic in English. Bhalia wheat. So the first shipment of GI certified Bhalia wheat has been exported to Kenya and Sri Lanka from Gujarat. So what is important is in this wheat is that it has high protein content and it is sweet in taste. The Bhal region of Gujarat includes Ahmedabad, Anand, Kheda and so on. These districts are covered in the Bhal region where this wheat is grown. And what is unique about this wheat is that it does not require artificial irrigation. It is grown in rain-fed conditions and it is naturally irrigated when rain comes upon it. Okay, so it received the GI certification tag in July 2011. And now let us see what is this GI tag. So it is basically a tag which is accorded to a product which has a reputation, a unique reputation according to the origin of that product. Okay, so like I've told you that this Darjeeling tea, let's take this example of Darjeeling tea. So this tea is unique because it has its origin in Darjeeling. Okay, so it is known by its geographical origin and you cannot duplicate Darjeeling tea
in some any other area. Okay, because this GI tag provides legal protection to that product from duplication. So in India, Geographical Indications Act 1999 protects such GI tag products. And at international level, the IPR related to GI tags are covered under the Paris Convention for Protection of Industrial Property. At the WTO, the GI tags are governed by the TRIPS agreement. Okay. So now let us see the next topic, which is lambda variant. तो अभी जो WHO है उसने जो lambda variant है उसको जो है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर कर दिया है. तो उसका पहले साइंटिफिक नेम था C37, बट हमको पता है अभी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ग्रीक नेम्स दे दिए हैं कुछ सारे वेरिएंट्स को, ताकि जो है एक तरह से कोई रेशियल या फिर कोई डिस्क्रिमिनेटरी टर्मिनोलॉजीज या डिस्क्रिमिनेशन ना हो. ठीक है, क्योंकि क्या होता था कि जैसे समझ लो डेल्टा वेरिएंट वो पाया गया था इंडिया में सबसे पहली बार, तो ऐसा ना हो कि लोग उसको इंडियन वेरिएंट बोलें, तो इट डजेंट लुक गुड. मतलब क्योंकि हम एक तरह से लोगों को टैग कर रहे हैं, कंट्री को टैग कर रहे हैं हम, तो WHO ने कहा था कि ये रेशियलिज्म आएगा इससे और इससे डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगी इंडियंस के खिलाफ या जिस भी कंट्री में कोई अगर वेरिएंट मिलता है. इसीलिए हम उसके ग्रीक नेम्स दे दिए, जैसे हमने अल्फ़ा वेरिएंट दे दिया था, फिर बीटा वेरिएंट, फिर ये गामा वेरिएंट, फिर ये डेल्टा वेरिएंट, फिर ये अब ये लैम्बडा वेरिएंट. ठीक है, लैम्बडा वेरिएंट कोई न्यू वेरिएंट नहीं है, ये अगस्त 2020 में मिल गया था पेरू में सबसे पहली बार, और ऑलमोस्ट 80% जो वहाँ के केसेस थे वो लैम्बडा वेरिएंट के ही थे. ठीक है, अभी तक ये इंडिया या उसके आसपास जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले रीजन में ये अभी तक नहीं पाया गया है. अभी तक ऑफकोर्स मिला नहीं है, क्या पता हो, वी डोंट नो. और कहा जा रहा है कि ये ओरिजिनल वायरस से बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है. ठीक है, अब इसके साथ क्या फेयर्स अटैच्ड हैं, क्या इससे हमको खतरा है. इसके अंदर 7 सिग्निफिकेंट म्यूटेशंस देखी गई हैं इसके स्पाइक प्रोटीन में. ठीक है, जो डेल्टा वेरिएंट है, ठीक है, जो इंडिया में जिसने हैवक क्रिएट किया था सेकेंड वेव के टाइम पे, उसमें तो 3 म्यूटेशंस थी. इसके अंदर 7 ऐसी टोटल म्यूटेशंस हैं इसके स्पाइक प्रोटीन में. उससे क्या हो रहा है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत इंक्रीज हो रही है, और जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो नेचुरल इन्फेक्शन के बाद भी और वैक्सीनेशन के बाद भी जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं उसको ये रेजिस्ट भी कर सकता है. ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर ये वेरिएंट कहीं पे देखा गया, जैसे यूके में अभी क्या हो रहा है कि यूके में इस वेरिएंट के केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, फ्रेश वेव ऑफ इन्फेक्शंस आ रही है, जबकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेट भी हो चुकी है. ठीक है, तो वहाँ फिर भी ये जो है डेल्टा वेरिएंट और ये लैम्बडा वेरिएंट वहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. वहाँ पर भी केसेस जो आप देख रहे होगे 25-30 हज़ार केसेस जो है वो डेली के आ रहे हैं. ठीक है, जो कि एक यूके की पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत हाई है. ठीक है, सो अब वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है, जो WHO ने डिक्लेयर तो कर दिया, बट उसका मीनिंग क्या होता है. इसका मीनिंग ये होता है कि हाँ, एक वेरिएंट में इतने ज़्यादा जेनेटिक चेंजेस आ चुके हैं कि उससे जो ओरिजिनल वायरस की जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो अफेक्ट हो रही है, डिसीज़ की भी सिविरिटी बढ़ रही है और इम्यूनिटी को भी वो एस्केप कर सकता है. तो इसलिए ये डेजिग्नेशन दे दी जाती है कि हमारा इस इंटरेस्ट है इस वेरिएंट को पढ़ने के ऊपर या इसके ऊपर स्टडी करने के ऊपर. ठीक है, तो इसको हमने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या कैटेगरी दे दी है. इसके ऊपर और स्टडीज़ की जाएंगी. अगर इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा होगी, डिसीज़ सिविरिटी ज़्यादा होगी, तो इसको जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में भी डाल दिया जाएगा. ठीक है, अब इसको एक और बिट क्राइटेरिया होता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा कम्युनिटी ट्रांसमिशन की हो उसने किसी भी कंट्री में या किसी बहुत सारी मल्टीपल कंट्रीज़ और पॉपुलेशन ग्रुप्स में, तो भी एक हम वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं. ठीक है, so now let us see this topic in English. Lambda variant. So this variant has been designated as the variant of interest by the World Health Organization. Its formal scientific name was C37, but after WHO adopted the criteria of giving Greek letters to these variants, this C37 has been renamed as Lambda variant. So it was first found in Peru in August 2020. It accounted for almost 80% of the infections in that country. But there is a good news, of course, that it has not been found yet on in the Indian population, and of course in the Indian subcontinent as a whole also. And it is feared that it is more transmissible than the original virus which was found in Wuhan. Okay, so the fears are also valid because this variant has at least 7 significant mutations in the spike protein. You can see the a threat by comparing it with Delta variant, which had only 3 such significant mutations. So we have a fear that this variant may be able to bypass the immunity which we have gained through vaccination, and
or maybe through natural infection. In that case, it will be very difficult for us to contain this pandemic if that pandemic is starts it driving itself through this lambda variant. Okay, so we have been seeing fresh wave of infections in UK, where a significant population has already been vaccinated. So if these infections are driven by the delta and lambda variant, then we also have a concern, because this can lead to increased transmissibility and severity in disease, or it may also lead to escaping immunity escapement. Okay, so what is a variant of interest? When does this WHO declares any variant as a variant of interest? So this variant of interest means that the genetic changes are seen in a certain variant, and because of such significant genetic changes, there is there is an effect on its transmissibility, on its disease severity, and it is possible that it may also escape the immune response. Okay, so a variant, to be qualified as a variant of interest, it should also have been have caused significant community transmission in multiple countries and population groups. Okay, so now let us see the next topic, which is JEDI contract. तो ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, जो प्रेसिडेंट ट्रंप थे, उन्होंने उस टाइम पर एक क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट निकाला था $10 बिलियन का, और वो माइक्रोसॉफ्ट को दे दिया था. तो ये चीज़ जो है अमेजोन को पसंद नहीं आई थी, और अमेजोन ने जो है प्रेसिडेंट ट्रंप के अगेंस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट केस कर दिया था कि आपने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट को कैसे दे दिया, क्योंकि वो भी एक राइवल थे, उन्होंने भी बिडिंग की थी इसके लिए. ठीक है, तो अक्टूबर 2018 में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको जो है माइक्रोसॉफ्ट को दे दिया गया था. अब ये कॉन्ट्रैक्ट था क्या, ये जेडी है क्या? जॉइंट एंटरप्राइज डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है. ये क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट था. ठीक है, इसके अंदर जो है कंट्री की मिलिट्री जो है उसको कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए, ताकि वो सोल्जर्स के साथ बेटर कम्युनिकेट कर पाएँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके, तो उसी के लिए ये जो है प्रोजेक्ट को बनाया गया था. ठीक है, अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या यूज़ करते थे कि मिलिट्री जो है वो अपना जितना भी क्लासिफाइड डेटा है वो इसके ऊपर जो है वो स्टोर कर सकती है, और जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने उसके लिए जो ये पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट था वो जो है वो माइक्रोसॉफ्ट को दे दिया था. ठीक है, अब जो मिलिट्री है वहाँ की, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने सोचा था कि वो सारा अपना जो क्लासिफाइड डेटा है वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर, इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर, इस क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट के ऊपर स्टोर करेंगे, और जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का ये सबसे पहला वॉर क्लाउड बन जाएगा. ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको जो है जब माइक्रोसॉफ्ट को दे दिया गया, तो जो है प्रेसिडेंट ट्रंप के अगेंस्ट जो है वो अमेजोन जो है वो एक तरह से उन्होंने केस कर दिया, बिकॉज उन्होंने क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की एक ये इमेज थी कि वो अमेजोन के जो सीईओ हैं जेफ बेजोस, उनके अगेंस्ट थे. ठीक है, क्योंकि जो जेफ बेजोस हैं उनका वॉशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर में भी जो है वो उसको ओन करते थे, तो और वॉशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ बहुत लिखता था. तो इसीलिए जो है प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जेफ बेजोस के अगेंस्ट एक तरह से उनकी एक इमेज थी कि वो जेफ बेजोस को पसंद नहीं करते हैं. तो अमेजोन को ये लगा कि जेफ बेजोस के अगेंस्ट होने की वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने वो माइक्रोसॉफ्ट को दे दिया है. ठीक है, अब आगे क्या होगा? अब जो है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया है कि जॉइंट वॉर फाइटर क्लाउड कैपेबिलिटी, जो कि इसका रिप्लेसमेंट होगा इस प्रोजेक्ट का, वो एक तरह से नाम चेंज करके एक सिस्टम बनाने की बात की जा रही है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि सिर्फ एक ही हैंडलर नहीं होगा, एक ही वेंडर नहीं होगा, उसमें बहुत सारे और जो है वेंडर्स को अकोमोडेट किया जाएगा. अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ही इसके अंदर काम कर सकेंगे, और भी क्लाउड प्लेयर्स जो है वो इसके अंदर जो है वो काम कर पाएंगे. ठीक है, अब इससे क्या होगा कि सिंगल वेंडर के ऊपर डिपेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी यूएस गवर्नमेंट की, और जो है ये मल्टीपल कंपनीज में जब ये डिवाइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, तो सारे ही खुश हो जाएंगे. ठीक है, तो सबको अकोमोडेट करने का ये एक तरह से तरीका है. सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. जेडी कॉन्ट्रैक्ट. सो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हैज कैंसल्ड अ ट्रंप एरा क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट वर्थ $10 billion which the then administration awarded to Microsoft. So Amazon got miffed with this award of contract to Microsoft, so it went against the Trump administration to the courts, and
Now, what is this JD? So, just this JD was Joint Enterprise Defense Infrastructure Project, which was a cloud computing contract into which the Department of Defense was planning to store classified data so that it will improve communications with soldiers on the battlefield. Okay, so there was also a component of using artificial intelligence so that the fighting capabilities and war planning of the military can be enhanced. So it was touted to be the first war cloud of the Department of Defense. But this contract was cancelled in October 2019 because Amazon contested this decision, because President Trump had an image that he was against Jeff Bezos, who was the CEO of Amazon, as Jeff Bezos was also owning Washington Post, and this publication was severely critical of President Trump. So it was believed that President Trump had deliberately awarded this contract to Microsoft because he had a negative view of Jeff Bezos or Amazon. Okay, so now Biden administration has decided that they will install a new system, namely Joint Warfighter Cloud capability, and this will be run with the help of both Amazon and Microsoft, and probably more cloud players will be invited. This will help the administration to divide the contract between multiple companies, and it will reduce the dependency of the US military upon a single vendor. Okay, so now let us see the next topic, which is Ministry of Cooperation. तो यूनियन गवर्नमेंट ने आपको पता है कि जो है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बना दी, एक सेपरेट मिनिस्ट्री, और ये सहकार से समृद्धि, अब सहकार का मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव, ठीक है। तो ये एक विजन को जो है वो रियलाइज़ करने के लिए ये मिनिस्ट्री को बनाया गया। अब ये मिनिस्ट्री क्या होगी, एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क बना देगी कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ाने के लिए इंडिया में, और जो जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस उनको प्रोवाइड करने के लिए, और जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए ये मिनिस्ट्री जो है वो बनाई जा रही है। अब इससे क्या होगा कि इंडिया में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो डीपन हो जाएगी, ग्रास रूट लेवल तक पहुंच जाएगी, लोग ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाना शुरू करेंगे। उससे क्या होता है कि एक तरह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। रादर दैन एक सिंगल फार्मर बार्गेन करे अगर किसी कॉरपोरेट ग्रुप के साथ, उससे ज़्यादा बेटर ये होगा कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के फार्मर्स जो हैं वो किसी कॉरपोरेट के साथ अगर वो बार्गेन करते हैं तो उनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, एक ऑटोनॉमस एसोसिएशन होता है और वो वॉलंटरी होती है, कोई किसी को जो है वो पुश नहीं कर सकता उसके लिए। बहुत सारे जो हैं फार्मर्स, जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें तो फार्मर्स इकट्ठे होकर अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लें वॉलंटरीली, और जिसको वो जॉइंटली ओन करें और डेमोक्रेटिकली कंट्रोल करें, तो उस एसोसिएशन को हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सब मेंबर्स को म्यूचुअल बेनिफिट मिलते हैं, सब ये इकट्ठे काम करते हैं तो उनके पास बेटर बार्गेनिंग पावर्स हो जाती हैं, ठीक है। अब इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो मूवमेंट है वो बहुत पुरानी है। जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तो हमारे वो 5 ईयर प्लान्स का एक बहुत बड़ा पार्ट रही हैं ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। फिर 1958 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि प्लानिंग कमीशन के अंडर था, उसने नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव्स बनाने की भी बात की थी, और कहा था कि जो लोग हैं, जो पर्सोनल हैं, उनको ट्रेन किया जाना चाहिए कि वो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ कैसे बनाएंगे, ठीक है। 1984 में एक बिल भी आया था, एक एक्ट भी पास किया गया, बेसिकली मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, ताकि जो है जितने भी अलग अलग से लॉज थे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो है वो रेगुलेट कर रहे थे, उन सबको इकट्ठा कर दिया था उसके अंदर, ठीक है। फिर हमने बहुत सी सक्सेस स्टोरीज देखी हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, जैसे सबसे बड़ी तो हमने आपको पता ही है वाइट रेवोल्यूशन की, अमूल सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। तो ऐसा ही हम ग्रीन रेवोल्यूशन में भी लाना चाहते हैं, और ग्रीन रेवोल्यूशन में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मार्कफेड है एक पंजाब में। तो ये सब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इनको हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये हम सक्सेस को रेप्लिकेट कर पाएंगे, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी देख लो इसके साथ कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था 2011 में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। हमारा फंडामेंटल राइट भी है आर्टिकल 19 के अंडर, ताकि हम उसमें है कि हम कोऑपरेटिव्स बना सकते हैं। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहती है आर्टिकल 43B में कि स्टेट जो है उसको वॉलंटरी
फॉर्मेशन और डेमोक्रेटिक कंट्रोल, ये जितने भी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बढ़ाने के लिए जो है वो स्ट्राइव करना चाहिए। फिर जो पार्ट 9B है उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी से वो डील करता है, उसके अंदर जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो दिए गए हैं, ठीक है। अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आती है, नंबर 32, एंट्री नंबर 32 है, जो 7th शेड्यूल हमारे में जो हमारी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है, उसमें स्टेट लिस्ट में स्टेट सब्जेक्ट में आती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नंबर 32। Okay, so now let us see this topic in English. Ministry of Cooperation. So union government has decided that it will create a separate Ministry of Cooperation because it wants to realize the vision of PM Modi of Sahkar se Samriddhi. So this Sahkar terminology means cooperative or cooperation. Okay, so the mandate of this ministry will be that it will provide separate administrative, legal and policy framework to strengthen cooperative movement in the country. It will also help to streamline all the processes to provide ease of doing business for cooperative societies which are working in the country, and it will also help to develop multi-state cooperatives in the country. Okay, so it was already announced by the finance minister in the union budget that they intend to create a separate ministry and they want to develop a cooperative society model in the country. Okay, so what is the significance of it? So when cooperatives are this ministry will basically deepen the cooperatives at the people level or the grassroots level, and this will help these people to get a better bargaining power vis-a-vis the corporates or the big companies. Okay, so what is a cooperative society? It is basically an autonomous association of persons who are united voluntarily, and they create a society which they own jointly and they control democratically. Okay, so it is basically formed for the mutual benefit of all the members, and they work together, which provides them better bargaining power. So just imagine a single farmer bargaining or negotiating with a corporate giant will or a single farmer negotiating with a big corporate company or a corporate giant may not be able to yield maximum benefits for itself or for himself, but if he joins together with other farmers in a cooperative society, then they have a better bargaining power and they will be able to get better deal out of of such negotiations. So the movement of cooperative societies in India is not new. Since independence, these cooperative societies have been a part of our 5-year plans. In 1958, the National Development Council, which was a part of Planning Commission, it recommended a national policy on cooperatives and training of personnel so that they can help in establishment of cooperating marketing societies. In 1984, the Parliament of India enacted a law, a Multi-State Cooperative Societies Act, so as to act as an overarching law under which all the plethora of different laws which were governing the same types of societies were subsumed. So we have success stories of cooperative societies. The most important one is the Amul. Okay, it led the white revolution in India. We have similar such stories in green revolution also. So these are the constitutional provisions for cooperative societies. The 97th Constitutional Amendment Act, it gave the constitutional status to cooperative societies. We also have a fundamental right to form cooperatives under Article 19. The directive principles of state policy under Article 43B also state that the Indian state shall endeavor and it shall promote the formation of cooperative societies. The Part 9B of the Constitution of India, it deals with the cooperative societies, and these articles 243 ZH to ZT, they deal with the cooperative societies in India. So in 7th schedule of the Constitution, the cooperative societies are part of the state list. They are the state subject, and they are under the 32 number entry of the state list, and which is a part of the 7th schedule of the Constitution of India. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.